आज की कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो शायद आपको रूह तक हिला दे। बारिश की वो रात आज भी बिहार के उस छोटे से गांव माधोपुर में कोई भूल नहीं पाया। रात के लगभग 12 बज रहे थे। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। कुत्ते लगातार रो रहे थे और गांव के बाहर बने पुराने शमशान घाट से घाटियों की आवाज़ आ रही थी। लोग कहते थे शमशान के पास जो पुराना कुआं है उसमें कोई औरत रहती है। जो भी रात में वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन गांव का एक 17 साल का लड़का आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसकी माँ बहुत बीमार थी। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने कहा था अगर सुबह तक दवा नहीं मिली तो तुम्हारी माँ शायद बच नहीं पाएगी। आरव पूरी रात रोता रहा। उसके पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। घर में बस वो और उसकी माँ थी। माँ खांसते हुए बोली, बेटा बाहर मत जाना, आज अमावस्या है। लेकिन आरव माँ को मरते हुए नहीं देख सकता था। वो आधी रात को साइकिल लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। बारिश तेज थी, सड़क सुनसान थी, सिर्फ बिजली चमक रही थी। रास्ते में उसे वही पुराना शमशान पड़ता था। जैसे ही वो वहां पहुंचा, अचानक उसकी साइकिल अपने आप रुक गई। आरव डर गया। उसने देखा शमशान के बीचों बीच सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल मिट्टी में घिसट रहे थे और उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। आरव कांप गया। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। आरव ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? औरत की आवाज़ आई, मुझे बहुत प्यास लगी है। उसने कांपते हाथ से शमशान वाले कुएं की तरफ इशारा किया। आरव को गांव वालों की बातें याद आ गई। उसने साइकिल घुमाई और वहां से भागने लगा। लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आई, अगर आज तू भाग गया तो सुबह तेरी माँ की लाश उठेगी। ये सुनते ही आरव रुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ा। कुएं के पास पहुंचते ही अचानक चारों तरफ अजीब सी बदबू फैल गई, जैसे कभी जली हुई लाश की गंध। आरव डर से कांप रहा था। उसने रस्सी से बाल्टी नीचे डाली, लेकिन जैसे ही बाल्टी ऊपर खींची, उसमें पानी नहीं बल्कि खून भरा था। आरव चीख पड़ा। पीछे खड़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि पूरा शमशान गूंज उठा। आरव भागने ही वाला था कि अचानक उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, बेटा बेटा मुझे बचा लो, बेटा मुझे बचा लो। आरव रो पड़ा। उसने डरते हुए पूछा, तुम चाहती क्या हो? औरत अचानक रोने लगी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वो बोली, आज से 20 साल पहले मैं भी किसी की माँ थी। मेरा नाम मीरा था। मेरे पति ने मुझे दहेज के लिए जिंदा जला दिया। मैं मदद के लिए चीखती रही, लेकिन पूरे गांव ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। उन्होंने मेरी लाश इसी कुएं में फेंक दी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। औरत बोली, उस दिन से मैं हर अमावस्या को किसी बेटे को रोकती हूँ ताकि कोई बेटा अपनी माँ को खोने का दर्द समझ सके। आरव रोते हुए बोला, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उन्हें नहीं खो सकता। और कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तू सच में अपनी माँ से प्यार करता है तो इस गांव की एक माँ को इंसाफ दिला। अचानक बिजली चमकी। औरत गायब हो गई, लेकिन जमीन पर एक पुरानी चांदी की पायल पड़ी थी। आरव वो पायल लेकर गांव पहुंचा। सुबह होते ही उसने गांव के सबसे बूढ़े आदमी को वो पायल दिखाई। पायल देखते ही बूढ़ा आदमी कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बोला, ये मीरा की पायल है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तब बूढ़े आदमी ने 20 साल पुराना सच बताया। मीरा को उसके पति और ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया था, लेकिन पैसे और डर की वजह से किसी ने पुलिस को सच नहीं बताया। पूरा गांव चुप रहा। आरव गुस्से से चिल्लाया,
एक औरत इंसाफ के लिए 20 साल से रो रही है और आप लोग चुप थे। गांव वालों की आंखें शर्म से झुक गई। उस दिन पहली बार गांव के लोगों ने मीरा के लिए शमशान में दिया जलाया। सब रो रहे थे, आरव भी रो रहा था। तभी अचानक तेज हवा चली। शमशान वाले कुएं से एक मीठी सी आवाज आई, धन्यवाद बेटा। और फिर 20 साल बाद उस कुएं से रोने की आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस रात जब आरव अपनी माँ के पास पहुँचा तो उसकी माँ बिल्कुल ठीक बैठी थी। आरव हैरान रह गया। माँ मुस्कुराते हुए बोली, आज रात एक औरत आई थी। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, तेरा बेटा बहुत अच्छा है, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। ये सुनते ही आरव फुट फुट कर रोने लगा। उसने माँ को कसकर गले लगा लिया। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा दर्द एक माँ को खोने का दर्द होता है और सबसे बड़ा पाप किसी बेगुनाह की चीख सुनकर भी चुप रहना। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपकी आंखें नम हुई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली डरावनी और इमोशनल कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी रातों की नींद छीन ले। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस कहानी का नाम है शमशान वाले कुएं की आवाज़। अगर आज की कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाए, अगर आपको अपनी माँ, अपना घर, अपना बचपन याद आ जाए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप दिल से ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ डरावनी नहीं थी, बल्कि एक सच्ची ऐसी सच्चाई है जो शायद आपकी रूह तक हिला दे। तो दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और आप सब अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, आप सब सब्सक्राइब करेंगे तो अगली कहानी आपको इससे भी अच्छी रोमांचक मिलेगी। धन्यवाद। ये घटना तब की है जब वो कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। वो उस समय वहाँ के गर्ल्स हॉस्टल में ही रहा करती थी। परीक्षा से पहले वो और उनकी कुछ सहेलियाँ लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते हुए रात के 12:30 हो चुके थे। उस लाइब्रेरी में वो केवल 6 लड़कियां ही थी। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था। सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा कि बस यार, पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं, क्यों ना कोई खेल खेले जिससे दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। सब उसकी बात से सहमत हो गए। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम पूजा था, बोली कि चलो हम सब किसी आत्मा से बात करते हैं। ये सब कहकर अपने कमरे में गई और आऊजा बोर्ड लेकर आई, जिस पर ए से जेड तक अल्फ़ाबेट और 0 से 9 तक नंबर और किनारों पर येस और नो लिखा था। पूजा ने बोर्ड के चारों किनारों पर 4 मोमबत्तियां जलाई और फिर लाइब्रेरी की सारी लाइट बंद कर दी। फिर उसने सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया। उनमें से 2 लड़कियां तो डर के मारे अपने कमरे में चली गई और बाकी चारों ने उस सिक्के पर एक एक उंगली रख दी। फिर पूजा ने कहा कि कोई डरना मत और यहाँ से उठना मत, वरना आत्मा नाराज हो जाएगी। अब पूजा बोलने लगी, अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो प्लीज हमसे बात करो। लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक लाइब्रेरी में कहीं से कुछ आवाज आई। उन्होंने सोचा शायद कोई किताब गिरी होगी। उसी समय सिक्का हिला और जसमीत दीदी ने पूछा, क्या यहाँ पर कोई आत्मा है? तभी छत पर लगा बंद पंखा जोर से हिलने लगा। सभी लड़कियां डर गई, लेकिन पूजा ने कहा
कि कोई भी लड़की अकेली मत भागना, ऐसा करने से आत्मा उसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए कहा कि अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हमसे बात करे। कुछ देर तक सन्नाटा रहा और अचानक सारी मोमबत्तियां बुझ गई और लाइब्रेरी से कदमों की ठक ठक की आवाज आने लगी। सभी लड़कियां डर के मारे भाग गई, लेकिन जसमीत दीदी पीछे रह गई और उनसे दरवाजा नहीं खुल रहा था। अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें पीछे की तरफ खींच रहा है। वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उनकी आवाज सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियां जाग गई और उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ी। हॉस्टल वार्डन और सभी लड़कियों ने मिलकर दरवाजा खोला और दीदी को बाहर निकाला। इस घटना के बाद उन्हें आज तक लाइब्रेरी के डरावने सपने आते हैं और वो आज तक उस घटना को नहीं भूली। तो दोस्तों, मेरी दीदी के अनुभव को देखकर मुझे ये लगा कि कभी भी किसी आत्मा या प्रेत को परेशान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, हमारी अगली कहानी है जंगल की चुड़ैल। एक दिन की बात है, ठंड का समय था, घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वे उस समय के उच्च वर्ग के लोगों में एक अमीन का काम करते थे। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था, तो वे और साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ जरूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताजी मछलियां लेने और देखने में टाइम ज्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नजर गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए, तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदल और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। समय लगभग 11 बज चुका था। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूँ सी सिसकियां गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी ना बोली। तब नाना जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवर से भरा है, रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग भी आ चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसीलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है। रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर न ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना करते। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना
और जाओ रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ हूँ की आवाज़ बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत दूर चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माताजी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 10 मिनट से रसोई में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुँचती तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत जोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगे क्या? उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी। लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो और पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर वे बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ जरूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हूँ। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना, और वहाँ से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे, कभी बच्चों के, कभी बाहर, सबको देख रही थी कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी और वहां पहुंचकर देखा, जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नजारा देखा उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए, ना उनसे आगे जाया जा रहा था ना ही उनसे पीछे। उनके हृदय की धड़कनें रुक रही थी। वो औरत जो रसोई में थी। तो दोस्तों, हम ये कहानी अगले पार्ट में दिखाएंगे। यहाँ जो सस्पेंस है ना, ये अगले पार्ट में दिखाएंगे, क्योंकि अभी जो हमारे पास टाइम नहीं है कि इसके बाद उस रसोई में आखिर वो औरत क्या की थी, क्या हुआ था, और उसकी माँ ने आखिर वहाँ क्या देखा था। ये सब हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। रमेश बाबू अपने कार्यालय में अपनी सीट पर बैठकर फाइलों को उलट पलट रहे थे। उनका कार्यालय ग्रामीण क्षेत्र में था, जहाँ जाने के लिए कच्ची सड़कों से होकर जाना पड़ता था। अरे इतना ही नहीं, कार्यालय के आसपास में जंगली पौधे की अधिकता भी थी। कहीं कहीं तो ये जंगली पौधे इतने सघन थे कि एक घने जंगल के रूप में दिखते थे। कार्यालय के मुख्य दरवाजे को छोड़ दें तो बाकी हिस्से पूरी तरह से घास फूस आदि से ढके लगते थे। कार्यालय के कमरों की खिड़कियों आदि पर लंबे लंबे घास फूसों का साम्राज्य था। दिन में भी कार्यालय में एक हल्का अंधकार पसरा रहता था, जिससे ऐसा लगता था कि यह कार्यालय हरी भरी वादियों में शांत मन से बैठा हुआ किसी गहरे चिंतन में डूबा हुआ। क्योंकि इस कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या मात्र 5 ही थी, जिसमें से एक राम खेलावन थे, जो चपरासी के रूप में यहाँ अपनी सेवा दे रहे थे। राम खेलावन ही वह व्यक्ति थे जिनके कार्य व्यवहार से यह शांत कार्यालय कभी कभी मुखर हो उठता था और कर्मचारियों की हंसी ठिठोली से जाग उठता था। राम खेलावन जी पास के ही एक गांव के रहने वाले थे और प्रतिदिन कोई न कोई असहज घटना कार्यालय को ये बाकी 4 कर्मचारियों को सुनाया करते थे। वे विशेषकर जब भी कार्यालय में प्रवेश करते तो सबसे पहले रमेश बाबू के कमरे में वे जाते और राम राम कहने के साथ ही
शुरू हो जाते कि बाबू कल तो गांव में गजब हो गया था। रामदैया को जंगल में चुड़ैल ने पकड़ लिया था, तो मनोहर का सामना एक भयानक भूत से हो गया था। जब तक राम खिलावन जी सभी कर्मचारियों से मिलकर कुछ भूत प्रेत गांव गड़ा की बातें नहीं बता लेते, उन्हें कल यानी चैन नहीं पड़ता था। कोई कर्मचारी राम खिलावन की बातों को सहजता से सुनता तो कोई केवल हाँ हूँ करके उस ओर कान नहीं देता और उन्हें स्टोव जलाकर चाय बनाने के लिए कह देता या पानी की मांग करके उनसे बचने की कोशिश करता। पर राम खिलावन की बातों को रामेश्वर बाबू बहुत ही सजगता से सुनते और पूरा ध्यान देते हुए बीच बीच में हाँ हूँ करने के साथ कुछ सवाल भी पूछते। एक दिन की बात है, राम खिलावन जी कार्यालय थोड़ा जल्दी ही पहुंच गए और सीधे रमेश बाबू के कमरे में घुस गए। पर उस समय रमेश बाबू अपनी कुर्सी पर नहीं थे, शायद वे अभी कार्यालय पहुंचे ही नहीं थे। राम खिलावन थोड़ा डरे से में लग रहे थे और बार बार अपने माथे पर आ रहे पसीने को गमछे से पोंछ रहे थे। वे ज्यों ही कमरे से बाहर निकले त्यों ही कार्यालय के प्रांगण में उन्होंने रमेश बाबू को अपनी साइकिल को खड़े करते हुए देखा। वो दौड़ के रमेश बाबू के पास पहुंच गए और बिना जय रमी किए ही हकला कर घबरा कर बोले, बाबू बाबू कल रात को तो गजब हो गया, मेरा पूरा परिवार आफत में आ गया है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रामेश्वर बाबू ने उन्हें अपने कमरे की ओर चलने का इशारा करते हुए आगे आगे तेज कदमों में अपने कार्यालय कक्ष में प्रवेश किए। फिर एक कुर्सी पर राम खिलावन जी को बैठने का इशारा करते हुए अपने झोले को वही मेज पर रखकर एक गिलास में पानी लेकर कक्ष के बाहर आकर हाथ धोए हुए। उसके बाद कमरे में लगे हनुमान जी की फोटो को अगरबत्ती दिखाने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठते हुए राम खिलावन जी से बोले, राम खिलावन जी अब अपनी बात पूरी विस्तार से बताइए। उनकी अनुमति मिलते ही राम खिलावन जी कहना शुरू किया, बाबू कल मैं जब शाम को घर पर पहुंचा तो पता चला कि मेरी बहू कुछ लकड़ी आदि की व्यवस्था करने जंगल की ओर गई थी और वहीं उसे किसी चुड़ैल ने धर लिया था। वह इधर उधर जंगल में भटक रही थी। तभी कुछ गांव वालों ने ही गाय बकरी के चरवाहों ने ही नजर दी उस पर। वे लोग स्थिति को भाग गए और मेरी बहू को पकड़कर घर पर छोड़ गए। फिर गांव के ही सोखा बाबा ने झाड़ फूंक की। उसके बाद उस चुड़ैल से छुटकारा मिला, पर आज सुबह फिर से उस पर चुड़ैल हावी हो गई है। सुबह से ही सोखा बाबा उसे उतारने में लगे हैं, पर वह छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। राम खिलावन की बातों को सुनकर रमेश बाबू थोड़े गंभीर हुए और अचानक पता नहीं क्या सूझा कि हंसने लगे। रमेश बाबू की यह हालत देखकर राम खिलावन जी तो और भी हक्के बक्के हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर इनको क्या हो गया। कहीं पर भी तो किसी भूत प्रेत का साया नहीं पड़ गया। अभी अपनी कुर्सी पर से उठे और बिना कुछ बोले राम खिलावन को अपने पीछे आने को इशारा करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। कमरे से बाहर निकलकर रामेश्वर बाबू पास की ही एक झाड़ी से कुछ पत्तों को तोड़ा और मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदाया। फिर राम खिलावन को उन पत्तों को देते हुए बोले कि आप इसे पीस कर अपनी बहू को पिला दें और अपने घर पर ही रुकें। मैं कार्यालय में कुछ जरूरी काम काज निपटाकर अभी 1-2 घंटे में आपके घर पर पहुंचता हूं। राम खिलावन जी बिना कुछ बोले केवल सिर हिलाए और उन पत्तों को लेकर घर की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें केवल एक ही बात खाई जा रही थी कि रामेश्वर बाबू को यहाँ आए 3 साल हो गए, पर कभी उन्होंने इस बात की जिक्र नहीं किया कि वे भूत प्रेतों को उतारना भी जानते हैं। कहीं वो मजाक में तो इन पत्तों को तोड़कर झूठ मूठ में कुछ बुदबुदा कर मुझे नहीं दे दिए है ना। पर रामेश्वर बाबू ऐसा नहीं कर सकते। वे तो बहुत गंभीर आदमी हैं और हमारी सारी बातों को भी तो बहुत गंभीरता से लेते हैं और समय समय
पर हर प्रकार से हमारी मदद भी करते हैं। ना ना, वे मेरे साथ मजाक नहीं कर सकते, हम चलते हैं, इसे अपने बहू को पिला देंगे। यही सब सोचते सोचते राम खिलावन जी घर पर पहुंच गए। घर के बाहर 10-15 गांव घर के ही लोग बैठे नजर आए। एक खटिया पर सोखा बाबा भी बैठकर लोगों से कुछ बातचीत कर रहे थे। राम खिलावन जी को देखते हुए ही सोखा बाबा बोल पड़े, राम खिलावन, यह चुड़ैल तो बहुत ढीठ है। रात को छोड़ तो दी थी पर सुबह फिर से आ गई। 2-3 घंटे मैंने कोशिश किया पर छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी भी आंगन में नाच कूद रही है। मेरे मंत्रों का अब तो उस पर कुछ असर भी नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि मेरा भी मजाक उड़ा दे। इतना सब होने के बाद मैं उसे छोड़कर बाहर आकर बैठ गया हूँ। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मेरा जितना पावर था वह सब अजमा लिया। राम खिलावन जी सोखा बाबा के ही बगल में बैठते हुए अपनी लड़की को आवाज़ लगाई। उनकी लड़की घर में से दौड़ते हुए बाहर निकली। फिर राम खिलावन जी ने उन पत्तों को उसे देते हुए कहा कि अभी इसे पीस कर बहू को पिला दो, अगर ना मुँह करे तो ज़बरदस्ती पिलाओ। इसके बाद राम खिलावन की लड़की उन पत्तों को लेकर घर में गई तथा उन पत्तों को पीस कर अपनी भाभी को पिलाई। अरे यह क्या! एक घुट अंदर जाते ही राम खिलावन जी की बहू तो काफ़ी शांत हो गई और वही आंगन में ही एक तरफ तराई पर बैठ गई। अब उसके व्यवहार में काफ़ी अंतर आ गया था। उसका कूदना नाचना बंद हो गया। राम खिलावन जी की लड़की दौड़ते हुए घर से बाहर निकली और राम खिलावन जी की ओर देख कर बोली, बाबू बाबू, भौजी को अब आराम हो गया है। वे आंगन में ही अब शांति से बैठ गई हैं। बाहर जितने लोग बैठे थे वे सब हतप्रभ हो गए। वे सोचने लगे, आखिर कैसे? आखिर जो चुड़ैल इतने बड़े सोखा से बस में नहीं आई, वह 2-4 पत्तों को पिलाने से कैसे बस में आ सकती है? आखिर वे कैसे पत्ते थे? क्या किसी धर्म स्थान से लाए गए पत्ते थे या किसी बहुत बड़े पंडित ओझा सोखा आदि ने दिए थे? वहाँ बैठे लोगों में से एक ने राम खिलावन जी की ओर देखा पर कुछ बोले इससे पहले ही राम खिलावन जी ने उन पत्तों के बारे में बताया। सभी लोग बिन देखे उस रमेश बाबू के प्रति नतमस्तक हो गए। सोखा बाबा ने कहा कि वास्तव में आपके रमेश बाबू तो बहुत पहुँचे निकले। जिस चुड़ैल को बस में करने के लिए मैंने सारे कांड कर दिए, सारे के सारे हथकंडे अपना लिए, उसे उनके मंत्री 2-4 पत्तों ने बस में कर लिया। फिर तो राम खिलावन जी थोड़ा तन कर बैठ गए और लगे रमेशर बाबू का गुणगान करने। अभी वे लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी रमेश बाबू की साइकिल वहाँ रुकी। रमेश बाबू को देखते ही राम खिलावन जी दौड़कर रमेशर बाबू के हाथ से साइकिल लेकर खुद ही खड़ी करते हुए बोले, रमेश बाबू, आपके पत्तों ने तो कमाल कर दिया। अब बहू काफ़ी अच्छी है और शांत से आंगन में बैठी है। रमेश बाबू के इतना कहते ही वहाँ बैठे सभी लोग खड़े हो गए और रमेश बाबू की जयरमनी करने लगे। रमेश बाबू सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए उन लोगों के बीच ही एक खाट पर बैठ गए। फिर रमेश बाबू ने राम खिलावन जी की बहू को घर में बाहर बुलवाया। वह काफ़ी शांत थी पर रमेश बाबू को लगा कि अभी भी वह चुड़ैल यहीं है और पत्ते का असर खत्म होते ही फिर इसे जकड़ लेगी। रमेश बाबू ने राम खिलावन जी की बहू को अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। अरे यह क्या! राम खिलावन जी की बहू घबरा कर बोली, उठी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं जा रही हूँ। मैं अब कभी भी इसे नहीं पकड़ूंगी। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं जा रही हूँ। मैं जल रही हूँ, मेरा शरीर जल रहा, मुझे छोड़ दीजिए। उस चुड़ैल को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर राम खिलावन जी की काफ़ी हिम्मत बढ़ गई। वे बोले, रमेश बाबू, इसे छोड़िएगा मत, इसे जलाकर भस्म कर दीजिए। पर वह चुड़ैल राम खिलावन जी की ओर ध्यान न देते हुए रमेश बाबू की ओर दयनीय स्थिति में देखते हुए अपने प्राणों की भीख मांगती रही। रामेश्वर बाबू काफ़ी गंभीर लग रहे थे। वे राम खिलावन जी की बहू की ओर गुस्से से देखते हुए बोले कि तुम कौन हो और इसे क्यों पकड़ी? इस पर वह चुड़ैल गिड़गिड़ाते हुए बोली कि मैं पास के ही जंगल में रहती हूँ
मैं बांजरा परिवार से हूँ। एक बार हमारे परिवार ने इसी जंगल के बाहर अपना टेंट लगाया था। शाम के समय में लकड़ी लेने जंगल में प्रवेश की। मुझे पता नहीं चला कि कब मैं घने जंगल में पहुँच गई और रास्ता भी भटक गई। तब तक रात भी होने लगी थी। जंगल में पूरा अंधेरा पसरना शुरू हो गया था। मैं थोड़ी डर गई थी पर हिम्मत नहीं खोई थी। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने सोचा कि रात के इस अंधेरे में अब रास्ता खोजना ठीक नहीं, कहीं किसी जंगली जानवर की शिकार ना हो जाऊं। इसीलिए मैंने हिम्मत करके वहीं एक मोटे जंगली पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। मैंने सोचा कि सुबह होते ही मेरे परिवार के लोग जरूर मुझे खोजने आएंगे और अगर नहीं भी आए तो मैं खुद दिन में अपना रास्ता खोज लूँगी। पर वह रात शायद मेरे जीवन की समाप्ति के लिए ही आई थी। मैं जिस पेड़ पर चढ़कर बैठी थी उसी पर एक प्रेत का डेरा था। आधी रात तक तो सब कुछ एकदम ठीक ठाक था, पर उसके बाद अचानक वह प्रेत कहीं से उस पेड़ पर आ बैठा। उसके आते ही जैसे पूरे जंगल में भयंकर तूफान आ गया। अनेकों पेड़ों की डालियां तेज हवा से डरावने रूप से हिलने लगी थी। मुझे देखते ही वह जोरदार ढंग से अट्टहास किया और मुझे कोई प्रेतनी ही समझकर बोला कि तुम्हें पता नहीं कि यह मेरा निवास है। मैं कुछ जरूरी काम से जंगल से बाहर क्या गया, तूने मेरे बसेरे पर कब्जा कर लिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वह मेरी तरफ झपटा। अत्यधिक डर से तो मेरी चीख निकल गई। मैं बहुत तेज चिल्लाई कि मैं कोई प्रेतनी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मेरी बातों को सुनकर तो वो और जोर से अट्टहास करने लगा और बोला कि मुझे एक संगिनी चाहिए। तुझे अगर सही सलामत रहना है तो मुझसे विवाह करना होगा, मरता क्या ना करता। मैंने सोचा कि अब इस समय बस एक ही रास्ता है कि इसकी बातों को मान लिया जाए और दिन उगने के बाद यहाँ से खिसक लिया जाएगा। मैंने उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी सहमति दे दी। मुझे क्या पता था कि यह सहमति मुझ पर बहुत भारी पड़ेगी। इतना कहने के बाद राम खिलावन की बहू पर सवार वह चुड़ैल फूट फूट कर रोने लगे। रमेश बाबू थोड़े भावुक हो गए और उसके प्रति थोड़ी नरमी दिखाते हुए पानी भरा लोटा उसको पीने के लिए दे दिए। 2-4 घूंट पानी पीने के बाद उसने फिर से कहना शुरू किया। मेरी सहमति देने के बाद वह प्रेत पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसके गायब होते ही मैंने थोड़ी चैन की सांस ली। पर यह क्या, अभी 10-15 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि उस जंगल में जैसे भूचाल आ गया हो, एक बहुत बड़ा तूफान आ गया हो। कितने पेड़ों की पता नहीं कितनी डालियां टूटकर धरती पर पड़ गई। कम से कम सैकड़ों भूत प्रेत वहां उपस्थित हो गए थे। चारों तरफ चीख पुकार मचा हुआ था। कुछ डरावनी अट्टहास कर रहे थे तो कुछ इस डाली से उस डाली पर कूद फांद रहे थे तो कुछ ताली बजाकर नाच रहे थे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तब तक वही प्रेत फिर से मेरे पास प्रकट हुआ और बोला कि विवाह की व्यवस्था करने चला गया था, अपने परिवार वालों को बुलाने चला गया था। शादी में इन सबको भी तो शरीक करना होगा। अरे यह क्या, अब तो मेरी सामत आ गई। पूरा शरीर पीला पड़ गया, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रही। तभी अचानक एक प्रेतनी वहाँ प्रकट हुई और उस प्रेत से लड़ने लगी। वह प्रेतनी बोल रही थी कि मेरे रहते तो दूसरी शादी करेगा। कदापि नहीं, कदापि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और इतना कहने के साथ ही उस प्रेतनी ने उस डाल से मुझे धक्का दे दिया और जमीन पर गिरने के कुछ ही समय बाद मेरी इहलिला पर समाप्त हो गई। मैं मर चुकी थी। इतने कहने के साथ ही वह चुड़ैल फिर से रोने लगी। इसके बाद रमेश बाबू ने उस चुड़ैल को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा कि आज के बाद तू इन गांव वालों को कभी परेशान नहीं करेगी। चुड़ैल ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, पर मैं तो एक बहुत ही छोटी आत्मा हूँ। इन पास के जंगलों में पता नहीं कितनी भयानक भयानक आत्माएं विचरण करती है। आप उन सब से इस गांव वालों को कैसे बचा पाएंगे। उस चुड़ैल की इस बात को सुनते हुए रमेश बाबू हल्की मुस्कान में बोले, तू तो बकस इन लोगों को, बाकी भूत प्रेतों से कैसे निपटना है वह तू मुझ पर छोड़ दे। इसके बाद रमेश बाबू ने लोगों को अब कभी न पकड़ने की बात उस चुड़ैल से 3 बार कबूल करवाई तथा साथ ही उसे थूक कर चाटने के बाद ही जाने दिया। तो
पाठगर रमेश बाबू ने उस चुड़ैल से तो गांव वालों को छुटकारा दिला दिया, पर क्या वे दूसरे भूत प्रेतों से उन गांव वालों की रक्षा कर पाए? राज को राज ही रहने दिया जाए। खैर, आप लोग बताइए कि यह भूतिया काल्पनिक कहानी आप लोगों को कैसी लगी? और हाँ, इस राज के बारे में अगर जानना है तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें, हम बिल्कुल बताएंगे आप लोगों को।